अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर्स 33 एंड 34 ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। और इसमें हम जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या CRM जो है उसके सिलसिले में दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। इसका जो प्रीवियस लेक्चर था वो 31 बनता है, जिसमें हमने जो CRM की डेफिनेशन और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके चलेंगे। अब यहाँ जो टेबल में आप देखेंगे कि कस्टमर का जितना ज़्यादा टाइम आपके साथ गुजरता है, दूसरे लफ्ज़ों में जो टेन्योर है उसका वो जितना ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता जाता है, उतना ही प्रॉफिट बढ़ता जाता है। ये जो डेटा आपके सामने, ये एक रिसर्च बेस्ड डेटा है। मुख्तलिफ सेक्टर्स आप देखें और 5 ईयर्स जो है वो दिखाए गए। 0 से अगर शुरू करेंगे तो 6 ईयर्स हैं। अब इसमें एक तो क्रेडिट कार्ड सर्विस थी। ईयर 0 में इसका जो प्रॉफिट है वो 51 दिखाया गया, चूँकि पैरेंथेसिस में इसका मतलब है लॉस। लॉस किस लिए हो सकता है कि शुरू में जब बैंक्स जो है वो क्रेडिट कार्ड देते हैं तो उनके अपने फंड्स जो है वो हो सकता है लगे हों, तो प्रॉफिट नहीं है, उसमें लॉस है। उसके बाद ईयर 1 में वो 30 पे चला गया, ईयर 2 में 42 पे चला गया, ईयर 3 में 44 पे चला गया एंड सो ऑन। तो आप देखें ईयर बाई ईयर जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड के केस में नहीं है। इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री, उसमें आप देखें तो पहले साल का जो प्रॉफिट है वो 144 है, अगले साल का 166 है, फिर 192 है एंड सो ऑन। और ऑटो सर्विसिंग का देखें 25 से शुरू हो रहा है, फिर 35 और 5th ईयर में जाके वो 88 पे पहुंच गया। तो मुख्तलिफ सेक्टर्स ये बता रहे हैं कि अगर कस्टमर आपके साथ चलता रहे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होता रहता है। और ये प्रॉफिट इंक्रीज़ होने की 4 रीज़न्स जो है वो उस स्टडी में बताई गई, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। जो पहले रीज़न है, रेवेन्यूज़ ग्रो ओवर टाइम। देखें, कस्टमर एक प्रोडक्ट जब बार बार यूज़ करता रहता है और उसका जो एक्सपीरियंस है उसके साथ वो ठीक रहता है, अच्छा रहता है, तो कस्टमर उस प्रोडक्ट के यूज़ के हवाले से रिलैक्स्ड हो जाता है। और ये जो रिलैक्स होना है ये उसकी सेटिस्फेक्शन को इनवाइट करता है। जैसे जैसे वो सेटिस्फेक्शन उसकी बढ़ती है, वो अपनी प्रोडक्ट की जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ा देता है, उसका यूज़ जो है वो बढ़ जाता है। तो यूँ उसके जो रेवेन्यूज़ हैं वो भी ग्रो होते रहते हैं। मिसाल के तौर पे एक साहब ने कोई इंश्योरेंस कंपनी जो है वहाँ से अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई और इंश्योरेंस करवाने के बाद उन्हें कोई उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, इंश्योरेंस जो है वो चल रही है। अब उन्होंने अगर दूसरी किसी चीज़ की इंश्योरेंस करवानी है, जैसे घर की इंश्योरेंस करवानी है या प्रॉपर्टी की करवानी है या ट्रैवलिंग की करवानी है, किसी सामान की करवानी है या लाइफ इंश्योरेंस करवानी है, तो ऑलरेडी जिस कंपनी के साथ वो चल रहे हैं, जिस कंपनी के वो कस्टमर्स हैं, वो अपनी बाकी प्रोडक्ट्स भी चांसेस हैं कि उसी कंपनी से बाय करेंगे। तो यूँ कंपनी का जो एक कस्टमर है वो क्रॉस सेलिंग के ज़रिए दूसरी प्रोडक्ट्स में भी रेवेन्यूज़ कंपनी को दे रहे हैं और रेवेन्यू ओवर टाइम ग्रो हो रहा है। सेकंड जो रीज़न है वो कॉस्ट टू सर्व इज़ लोअर। देखें, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं और उनके साथ आपका एक टाइम गुजर गया होता है, तो वहाँ पे कंपनी और कस्टमर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ गई होती है। यहाँ पे सप्लायर का लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो सप्लायर से मुराद यहाँ सेलर है या कंपनी है या मैन्युफैक्चरर है। तो चूँकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, रिलेशनशिप डेवलप हो चुका है, तो कस्टमर भी अगर कोई छोटी मोटी कंप्लेंट हो तो वो कंपनी से नहीं करते। इसी तरह से जो कंपनी है वो ऐसी ऑफ़र्स जो कस्टमर के लिए वो समझती है, क्योंकि वो कस्टमर को जानती है, तो ऐसी ऑफ़र्स जिसमें कस्टमर के लिए ज़्यादा वैल्यू नहीं है तो वो उसके लिए उसको वो कम्युनिकेट नहीं करती। तो जब सर्विस की कॉस्ट भी कम होगी, कम्युनिकेशन की कॉस्ट भी जो है वो कम हो जाएगी, तो ओवरऑल कॉस्ट भी कम होगी, जिससे आपका रेवेन्यू या प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगा। थर्ड रीज़न जो है, हायर प्राइसेस में बी पेड। देखें, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, बाज़ वक़्त कंपनी जो प्रोमोशनल डिस्काउंट्स हैं वो उनको नहीं देती, उनकी बजाय वो जो नए कस्टमर्स हैं उनको ऑफ़र किए जाते हैं। तो एक रीज़न तो ये होती है। दूसरी रीज़न ये होती है कि चूँकि कस्टमर यूज़ टू हो चुका है उस कंपनी और उसकी प्रोडक्ट्स के साथ, तो जितना टाइम गुजर गया वो प्राइस के लिए लेस सेंसिटिव हो जाता है
और ये जो लेस सेंसिटिव होना है ना, ये प्राइस अगर हम उसको डिस्काउंट ऑफर नहीं भी करेंगे तो इतना ज़्यादा मसला जो है वो नहीं बनेगा। इस रीज़न की वजह से भी जो हमारे प्रॉफिट्स हैं या रेवेन्यूज़ हैं वो ग्रो करते हैं। फोर्थ रीज़न इज़ वैल्यू जनरेटिंग रेफरल्स। देखें, जो आपके सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं उनका अपना एक कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू या CLV होती है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक बहुत पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जो है वो भी होता है, क्योंकि आपकी अगर प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाइड हैं तो वो दूसरे लोगों को भी बताते हैं, रिकमेंड करते हैं, वो उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स जो है वो ख़रीदें, इस्तेमाल करें। तो यूं जब दूसरे लोग आपकी प्रोडक्ट या ब्रांड को यूज़ करते हैं तो ये वाले जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो आपके कस्टमर रेफरल वैल्यू या CRV का बायस भी बनते हैं, और ये आपके लिए एक एडिशनल वैल्यू जो है वो जनरेट करने का बायस बनते हैं। तो देखें, उस पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के लिए ना तो आपने कस्टमर को कुछ पे किया, उसने विलिंगली और अपनी सेटिस्फेक्शन की वजह से जो है वो किया, तो आपका कम्युनिकेशन का बजट ना सिर्फ कम होता है, बल्कि जो नए कस्टमर्स, एडिशनल कस्टमर्स आते हैं, वो जब बाइंग करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके जो प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ हैं वो जनरेट होते हैं। अब जो पिछली स्लाइड में कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू की टर्म आई थी, तो इसको समझ लें क्या चीज़ है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज़ अ मेजर ऑफ कस्टमर्स प्रॉफिट जनरेशन फॉर अ कंपनी। और इसको मज़ीद अगर आप देखें, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज़ द प्रेजेंट डे वैल्यू ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम ए रिलेशनशिप विद अ कस्टमर सेगमेंट और कोहोर्ट। अच्छा, अब यहाँ बताया जा रहा है कि भाई एक कस्टमर अपनी पूरी लाइफ में आपसे जो बाइंग करेगा, वहाँ से जो प्रॉफिट आपका आएगा, अब जो प्रॉफिट आज आ रहा है वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन आज से 5 साल के बाद जब वो बाइंग करेगा तो 5 साल के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो उसकी फ्यूचर वैल्यू। तो हम उस फ्यूचर वैल्यू को भी फॉर्मूले की मदद से जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसमें कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमें आज या प्रेजेंट कंडीशन में पता चल सके कि वो कस्टमर हमारे लिए कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है। फिर इसमें जो टर्म्स आई हैं कस्टमर, कस्टमर सेगमेंट और कोहोर्ट, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा देखें, ये पहले बात हुई कि एक मार्केट है और उस मार्केट में कई तरह के सेगमेंट्स होते हैं, उनमें से चंद सेगमेंट्स जो है वो आप टारगेट करते हैं, उनको आप सर्व करते हैं, और उन सेगमेंट्स में कस्टमर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी हैं, न्यू कस्टमर्स भी हैं। एक टर्म जो हुई थी डिस्कस, वो कोहोर्ट थी। कोहोर्ट जो है ये सबसेट ऑफ अ सेगमेंट है, और इसमें वो कस्टमर्स होते हैं जो कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक शेयर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने किसी पर्टिकुलर ईयर में जो नए कस्टमर्स एक्वायर किए, वो सारे के सारे एक कोहोर्ट बना रहे हैं, क्योंकि उनमें जो कॉमन चीज़ है कि वो सारे एक ही साल में, एक ही बैच में जो है वो आए हैं। उस सेगमेंट का हिस्सा ज़रूर है, उसका एक सबसेट है, लेकिन एक अलग से कोहोर्ट है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का जो फार्मूला है वो आपको नज़र आ रहा है। CLV कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है, डैट इज़ इक्वल टू M इंटू R ओवर 1 प्लस I माइनस R। M से मुराद मार्जिन या प्रॉफिट है जो कि कस्टमर से आपको किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में, फॉर एग्जांपल एक साल में जो है वो मिलता है। R से मुराद रिटेंशन रेट है, ये आपके पास मौजूद होता है। जैसे अगर रिटेंशन रेट 0.8 है या 80% है तो ये कुछ भी हो सकता है। फिर आई से मुराद है डिस्काउंट रेट, और इसे भी आप डेसिमल फॉर्म में या परसेंटेज की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। तो ये भी डिस्काउंट रेट भी जो है वो आप अपनी कंडीशंस के मुताबिक कैलकुलेट करते हैं। ये जो फॉर्मूले में आपको नज़र आ रहा है एम के साथ, एम प्रॉफिट मार्जिन है, और उसके साथ जो बाकी टर्म है इसको हम मार्जिन मल्टीप्लाई कहते हैं। और मार्जिन मल्टीप्लाई जो है ये दो चीज़ों पे बेस कर रहा है, एक तो रिटेंशन रेट पे और दूसरा डिस्काउंट रेट पे। तो अगर ये चेंज होगा तो जाहिर है कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। नीचे वाले टेबल में अगर आप देखें तो मुख्तलिफ मार्जिन मल्टीप्लायर्स जो है वो गिवन है। डिस्काउंट रेट दिया गया है 10%, 12%, 14%, 16%। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसी तरह से जो रिटेंशन रेट है वो दिया गया है 60% से 90% तक। तो अगर रिटेंशन रेट 60% है और डिस्काउंट रेट जो है वो 10% है, रिटेंशन रेट से मुराद R
और डिस्काउंट रेट से मुराद आई। तो जो मल्टीप्लाई बनेगा, मार्जिन मल्टीप्लाई, वो बनेगा 1.2। 1.2 से मुराद ये है कि अगर आपने कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगेंस्ट 60% रिटेंशन रेट और 10% डिस्काउंट रेट, तो आप 1.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे M यानी मार्जिन के साथ, तो आपके पास CLV की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आप देखें कि 80% अगर रिटेंशन रेट हो और 14% जो है ये आपके पास डिस्काउंट रेट हो, तो आपका जो मल्टीप्लाई है वो बनेगा मार्जिन मल्टीप्लाई 2.35। तो ओवरऑल अगर इसकी रेंज देखें तो मिनिमम जो मल्टीप्लाई बन रहा है वो 1.07 है, विच इज़ अगेंस्ट डिस्काउंट रेट ऑफ 16% एंड रिटेंशन रेट ऑफ 60%। और जो मैक्सिमम बन रहा है वो 4.5 है, विच इज़ अगेंस्ट 10% डिस्काउंट रेट एंड 90% रिटेंशन रेट। जो रिटेंशन रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे ही ये जो मल्टीप्लाई है वो भी बढ़ रहा है, और इसी तरह जो डिस्काउंट रेट कम हो रहा है तो ये जो मल्टीप्लाई है वो बढ़ता जा रहा है। अब इस टेबल में हम देखेंगे कि जो डिस्काउंट रेट है उसका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो दो एग्जांपल्स दी गई हैं। बेसिकली एग्जांपल एक ही है, एक में जो कस्टमर का प्रॉफिट आ रहा है 5 इयर्स के लिए उसको एज सच लिख दिया गया है, इसे आप अनडिस्काउंटेड प्रॉफिट जो है वो कह सकते हैं। तो ईयर 0 से मुराद है करंट ईयर, और उसके बाद 1, 2, 3, 4 और 5 जो है वो सालों की बात हो रही है। डॉलर्स में उसका प्रॉफिट लिखा हुआ है। -50 से मुराद लॉस है करंट ईयर में। उसके बाद जो टाइम गुजर रहा है तो प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे पहले भी बात हुई। अगर आप इसका टोटल सम देखें तो $235 बनता है। दूसरी साइड पे अगर आप इस पे डिस्काउंट रेट अप्लाई करें 15% का, डिस्काउंट रेट अप्लाई करने का मकसद ये है कि हम फ्यूचर की बजाय उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो जानने में इंटरेस्टेड है कि वो कस्टमर आज हमारे लिए कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो ईयर 0 में चूँकि ये पहली प्रेजेंट ईयर है लिहाजा इस पर डिस्काउंट रेट अप्लाई नहीं होगा। आफ्टर 1 ईयर यानी नेक्स्ट ईयर में जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है कि फ्यूचर वैल्यू को आप डिस्काउंट रेट पे डिवाइड कर दें। अब डिस्काउंट रेट की जो पावर है वो होगी जो ईयर है। मसलन अगर 1 साल है, 1 साल बाद की अगर आप बात कर रहे हैं तो डिस्काउंट रेट की पावर भी 1 होगी। अगर आप 2 साल की फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो डिस्काउंट रेट की पावर 2 आ जाएगी, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं। और 5 इयर्स के लिए करना चाहते हैं तो जो 5th ईयर का प्रॉफिट है उसे आप डिस्काउंट रेट रेज टू द पावर 5 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आप देखें कि ईयर 1 के लिए जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो तो 30 था, लेकिन जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू बनती है विद द डिस्काउंट रेट ऑफ 15% वो 26.09 है। इसी तरह ईयर 5 के लिए जो प्रॉफिट था वो 88 था, लेकिन उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू बनती है वो 43.76 बनती है डिस्काउंट रेट 15% के साथ। इसका अगर आप टोटल करें तो ये 127.43 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो कस्टमर है अगर इसको अनडिस्काउंटेड इसका जो प्रॉफिट है वो देखें 5 इयर्स का वो $235 है, लेकिन अगर 15% डिस्काउंट रेट के साथ इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू देखें तो ये 127.43 बनती है। अब यहाँ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक कोहॉर्ट है और हम उसकी वैल्यू कंप्यूट करना चाह रहे हैं, उसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम देखना चाह रहे हैं मुख्तलिफ ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए जो है वो हम देखना चाह रहे हैं, तो इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो कैसे होंगी। तो टेबल में आप देखें सबसे पहला जो कॉलम है उसमें ईयर दिया गया है, दूसरे में प्रॉफिट पर कस्टमर दिया गया है, तीसरा जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 15% डिस्काउंट है, यानी जो भी फ्यूचर ईयर्स होंगे उनको हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंट रेट के फार्मूले के मुताबिक उनको कन्वर्ट कर लेंगे। फिर कस्टमर रिटेंशन रेट हर साल का जो है वो हमारे पास मौजूद है, हर साल के नंबर ऑफ़ कस्टमर्स जो है वो हमारे पास आ जाएंगे, और टोटल जो एनुअल प्रॉफिट है ये उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी।
तो आप देखें, सबसे पहले ईयर 1 प्रॉफिट पर कस्टमर इज़ 50, लेकिन चूँकि ये 1 साल के बाद है, अगर हम इसे 15% डिस्काउंट रेट के मुताबिक प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करें तो ये 43.48 बनता है। आप इसे 1.15 पे डिवाइड करेंगे तो 43.48 आ जाएगा। कस्टमर रिटेंशन आपके पास है 60%, नंबर ऑफ़ कस्टमर 60,000 है। अब ये जो टोटल एनुअल प्रॉफिट है, ये कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ़ कस्टमर्स यानी 60,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 43.48 के साथ, तो ये आपके पास आ गया 2,608,800। ये टोटल प्रॉफिट है इन डॉलर्स। अब ईयर 2 पे चले जाएं। ईयर 2 में जो प्रॉफिट पर कस्टमर है वो 70 है। आप देख रहे हैं कि हर साल प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, और जब 70 को हमने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो 15% डिस्काउंट रेट के मुताबिक 70 को हम 1.15 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि दूसरा साल है, तो जब इसको करेंगे तो 52.93 आ जाएगा। और फिर आप देखें कि इस दफ़ा जो हमारे पास कस्टमर रिटेंशन रेट है वो 70% है। अच्छा, ये जो 70% है पिछले साल, इसका मतलब ये है कि पिछले साल जो हमारे पास नंबर ऑफ़ कस्टमर्स थे 60,000, उनका 70% हम रिटेन कर सकें। तो अगर आप 60,000 का 70% या 0.7 से उसको मल्टीप्लाई करें तो ये 42,000 आ रहा है। इस 42,000 को हम नेट प्रेजेंट वैल्यू सेकेंड ईयर की उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 52.93 के साथ, तो जो टोटल प्रॉफिट है इस रो का वो आ जाएगा 222,3,062। इसके बाद आप ईयर 3 पे चले जाएं। ईयर 3 पे जो प्रॉफिट पर कस्टमर है वो 100 है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए आप 100 को 1.15 रेज़ टू द पावर 3 इस पे डिवाइड करेंगे तो ये 65.75 आ गया। अच्छा, रिटेंशन रेट जो है वो थर्ड ईयर के लिए 75% है। ये भी हर साल इंक्रीज़ हो रहा है। 75% से मुराद है कि जो पिछले साल के नंबर ऑफ़ कस्टमर्स थे यानी 42,000, इस साल उसमें से 75% कस्टमर्स को हम रिटेन कर सकें, जो कि 31,500 बनता है। ये जो 31,500 है इसको हम 65.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2071125 ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से हर साल का जो नेट प्रॉफिट है वो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी प्रॉफिट की वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें उस कोहॉर्ट की वैल्यू पता चल जाएगी कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना रेवेन्यू हमारे लिए जनरेट कर रहा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड प्रॉफिट चेन, जिसमें 3 मेजर पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, जिसे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स फुलफिलमेंट रिस्पांस टू अ कस्टमर एक्सपीरियंस। किसी प्रोडक्ट, ब्रांड या सर्विस के अगेंस्ट कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो जितनी बेहतर एक्सपीरियंस उसको मिला होगा उतनी वो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। दूसरा है कस्टमर की लॉयल्टी, जिसे आप 2 डायमेंशंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक बिहेवियरल लॉयल्टी है और दूसरी एटीट्यूडनल लॉयल्टी है। बिहेवियरल लॉयल्टी जो है इसको आप कस्टमर की परचेजिंग बिहेवियर के साथ मेजर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा वो परचेज़ करेगा इसका मतलब उसकी जो बिहेवियरल लॉयल्टी है वो बढ़ रही है। और एटीट्यूडनल लॉयल्टी जो है वो 3 कंपोनेंट्स के साथ अटैच्ड है। जो एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें बिलीव्स हैं, फीलिंग्स हैं और परचेजिंग इंटेंशन है। और ये दोनों जो पॉइंट्स हैं यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर लॉयल्टी, ये रिज़ल्ट बनते हैं बिज़नेस परफॉर्मेंस का। ये दोनों चीज़ें, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, लॉयल्टी बढ़ेगी, तो बिज़नेस की परफॉर्मेंस जो है वो भी बढ़ेगी। और जो बिज़नेस की परफॉर्मेंस बढ़ने से मुराद है कि एक तो रेवेन्यू जनरेट होगा ज़्यादा, फिर जो कस्टमर का टेन्योर है वो बढ़ेगा और उसकी जो लाइफ टाइम वैल्यू है उसमें भी इंक्रीज़ आएगा।
अच्छा देखें, जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है ना, दिस इज़ कस्टमर्स इंटरेक्शन विद प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस और एनी अदर कंपोनेंट्स, ये पहले मैं बता चुका हूँ। अगर आपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ऑपरेशनलाइज करना है, यानी आप इसे मेजर करना चाहते हैं, तो उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट या सर्विस के साथ था, उसे आप मैच कर लें कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के साथ, तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो किस हद तक सेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड है। जैसे अगर आप नीचे वाला जो मॉडल है वो देखें, तो इसमें ये टोटल जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। सबसे पहले देखें, सेंटर में लिखा हुआ है कस्टमर एक्सपेक्टेशन, जो ग्रीन कलर में डॉट आपको नज़र आ रहा है। ये कस्टमर की एक्सपेक्टेशन थी अबाउट अ प्रोडक्ट, ब्रांड, सर्विस, प्रोसेस या कोई भी जो कंपोनेंट था जिसके साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा है। अगर कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो इस एक्सपेक्टेशन के लेवल पे आ जाता है, यानी जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था वही चीज़ उसको मिली, तो इसे हम कहते हैं ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। अगर एक्सपेक्टेशन और जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो सेम लेवल पे हों, तो हम कहते हैं कि ये उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल है। अगर एक्सपेक्टेशन जो है आपका एक्सपीरियंस, यानी आपसे मुराद कस्टमर का एक्सपीरियंस, उससे कम है, तो इसे हम कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन कहते हैं। और अगर जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो उसकी एक्सपेक्टेशन से भी बढ़ जाता है, तो इस चीज़ को हम कस्टमर डिलाइट कहते हैं। तो चाहे कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो, चाहे कस्टमर डिलाइट हो, चाहे कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन हो, ये सारी चीज़ें कस्टमर का एक्सपीरियंस होता है, जो कि अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है और एट पार हो सकता है। फिर हमने कस्टमर लॉयल्टी की बात की थी और उसमें हमने दो डायमेंशंस जो हैं वो देखी थी। एक एटीट्यूडनल लॉयल्टी थी और दूसरी बिहेवियरल लॉयल्टी थी। तो वो आपको इस मैट्रिक्स में नज़र आ रही है। दिस इज़ टू डायमेंशनल मॉडल ऑफ कस्टमर लॉयल्टी। अगर आप रिपीट परचेज जहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके साथ बिहेवियरल पार्ट भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें तो रिपीट परचेज कुड बी हाई और लो, और इसी तरह वर्टिकल एक्सिस पे देखें तो रिलेटिव एटीट्यूड लिखा हुआ है विच इज़ स्ट्रॉन्ग और वीक। तो अगर आप इन दो डायमेंशंस को कंबाइन करें तो चार तरह की जो लॉयल्टी की कंडीशंस हैं वो बनती हैं। लॉयल्स हैं, लॉयल से मुराद है कि वो कस्टमर्स जिनका एटीट्यूड भी स्ट्रॉन्ग है आपके प्रोडक्ट के लिए, ब्रांड के लिए, सर्विसेज के लिए, प्रोसेसेस के लिए, कंपनी के लिए, और उनकी जो रिपीट परचेज़ है वो भी ज़्यादा है, बार बार वो आपकी प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, तो उन्हें हम लॉयल कस्टमर्स कहते हैं और ये हमें चाहिए होते हैं। दूसरा जो है कि आपका जो, यानी कस्टमर का जो रिलेटिव एटीट्यूड है वो तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रिपीट परचेज़ जो है वो कम है। यानी सोचता तो वो बहुत अच्छा है आपके बारे में, एटीट्यूड उसका पॉजिटिव है, लेकिन बिहेवियरल पार्ट जो है कि जब एक्चुअली ख़रीदारी की बात आती है तो वो ज़्यादा रिपीट परचेज शो नहीं होती। इसे हम लेटेंट लॉयल्टी कहते हैं। और इसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसकी रीज़न ये तो नहीं है जो ऊपर बॉक्स में लिखी है, यानी वीकनेस इन द कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, द प्रोडक्ट और सर्विस नॉट बीइंग अवेलेबल व्हेन एंड वेयर कस्टमर वांट। कि कस्टमर ख़रीदना तो चाहता था, लेकिन जहाँ से ख़रीदना चाहता था, जब ख़रीदना चाहता था, वहाँ पे वो प्रोडक्ट आपकी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छी नहीं थी। फिर एक आपको ऑप्शन नज़र आ रही है नो लॉयल्टी, यानी जो कस्टमर है वो, उसकी रिपीट परचेज भी लो है, उसका जो एटीट्यूड है वो भी वीक है आपकी प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो ये आपके कस्टमर्स ही नहीं हैं, ये किसी दूसरे कंपैटिटर के लॉयल्स हैं, तो इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। चौथी जो है वो स्पूरियस लॉयल्टी है, जिसमें रिपीट परचेज तो ज़्यादा है लेकिन कस्टमर का जो रिलेटिव एटीट्यूड है वो वीक है। इसका मतलब है कि ख़रीदारी ज़रूर वो कर रहा है लेकिन वो आपके बारे में कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो इसकी जो एक पॉसिबल रीज़न है वो बॉक्स में लिखी हुई है। दिस कुड बी द वीकनेस इन कंपैटिटर्स डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, द प्रोडक्ट और सर्विस नॉट बीइंग अवेलेबल व्हेन एंड वेयर कस्टमर्स वांट। यानी वो आपके साथ तो इतना लॉयल नहीं है, लेकिन चूँकि जो कंपैटिटर्स हैं उनकी प्रोडक्ट किसी वजह से अवेलेबल ही नहीं है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी को बहुत इफेक्टिव नहीं है, तो वो आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो ख़रीदने पे मजबूर है। ये एग्जैक्टली वही रीज़न है जो लेटेंट लॉयल्टी में थी,
वो आपके लिए थी और यहाँ आपके कंपेटिटर्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ में आपको दो तरह की जो माइंडसेट्स हैं या थिंकिंग्स हैं वो नज़र आ रही हैं। एक ट्रेडिशनल थिंकिंग है और दूसरी जो है वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। आप देखें जो ग्रीन कलर में है वो एक्स एक्सिस पहले आप देख लें, नंबर ऑफ कस्टमर्स फ्यू एंड मैनी, और वर्टिकल एक्सिस पे शेयर ऑफ कस्टमर स्पेंड, यानी कस्टमर जितना बाइंग कर रहे हैं वो लो है या हाई है। तो ग्रीन जो स्ट्रिप है ये एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल थिंकिंग है, जिसमें बहुत सारे कस्टमर्स हैं लेकिन हर कस्टमर बहुत स्मॉल अमाउंट में बाइंग कर रहा है। तो ज़्यादा कस्टमर्स हैं लेकिन बाइंग का वॉल्यूम हर किसी का कम है, तो टोटल वॉल्यूम जो है वो आपको नज़र आ रहा है, मार्केट शेयर आप उसे कह सकते हैं आपका। दूसरी साइड पे जो वर्टिकल स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है ऑरेंज कलर में, यहाँ पे देखें फ्यू कस्टमर्स हैं, बहुत थोड़े से हैं, लेकिन उनकी जो स्पेंडिंग है या उनकी जो बाइंग है वो लार्ज बाइंग है, लार्ज वॉल्यूम्स में वो ख़रीद रहे हैं। ये आपकी CRM अप्रोच है। पहली जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच है और ये जो दूसरी है ये CRM अप्रोच है, और ये बड़ी मिलती जुलती है 80-20 प्रिंसिपल के साथ, जो हमें ये बताता है कि 20% कस्टमर्स जो है वो आपने ढूंढने हैं जो 80% बाइंग करते हैं, और फिर इन कस्टमर्स के साथ आपने जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं वो बिल्ड करना है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रिलेशनशिप है बिटवीन कस्टमर सेटिस्फेक्शन और रिपीट परचेज, ये हमें स्टडीज़ से पता चलता है, और स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल जितना इंक्रीज़ होता जाएगा उतना ही कस्टमर्स बार बार बाइंग करेंगे आपकी प्रोडक्ट्स की, बार बार ख़रीदेंगे उन्हें, जिसकी वजह से आपके रेवेन्यूज़ भी बढ़ेंगे और आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी ग्रो करेंगे। अब ये जो ग्राफ है इसमें आप इन दोनों का रिलेशनशिप देख सकते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है एक्चुअली वो नॉन लीनियर है, जिसका मतलब ये है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल में जितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आएगा, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली उतना ही इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो रिपीट परचेज रेट है उसमें भी आए। अच्छा, अब इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल है, जिसको 1 to 7 के स्केल पे मेजर किया गया। 1 इज़ नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड एंड 7 इज़ वेरी सेटिस्फाइड। जबकि जो वाई एक्सिस है उस पे रिपीट परचेज रेट्स को मेजर किया गया, विच इज़ आइदर लो और हाई, ये दो उसकी एक्सट्रीम्स हैं। अच्छा, इस ग्राफ को समझने में आसानी के लिए पहले मैं इसे एक नॉन लीनियर ग्राफ की बजाय एक लीनियर ग्राफ जो है वो कंसिडर कर रहा हूँ। लीनियर ग्राफ के लिए आप देखें कि जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है ये दोनों वेरिएबल्स के दरमियान एक लीनियर ग्राफ है, और ये आपको बता रहा है कि अगर आप 1 यूनिट इंक्रीज़ करेंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल में तो रिपीट परचेज रेट में भी 1 यूनिट जो है वो इंक्रीज़ होगी। जैसे आप देखें कि अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल इनिशियली 2 पे थी और ये 2 से 3 पे चली गई किसी वजह से, ज़ाहिर है वो आपकी CRM की प्रैक्टिसेस हैं उनकी वजह से होगा, तो दूसरी साइड पे जो रिपीट परचेज रेट है वो भी 1 यूनिट इंक्रीज़ हो गया। और अगर यही कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल 5.5 पे था यानी हायर साइड पे था और इसमें 1 यूनिट का इंक्रीज़ आ गया, ये 6.5 पे चला गया, तो दूसरी साइड पे जो रिपीट परचेज रेट्स हैं उनमें भी 1 यूनिट का इजाफा हो गया। ये उस वक्त है जब लीनियर ग्राफ हो, लेकिन एक्चुअली ये एक नॉन लीनियर ग्राफ है जो कि आप रेड कलर की सॉलिड लाइन में देख सकते हैं। अब अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि अगर हम नॉन लीनियर ग्राफ को कंसिडर करें तो फिर इसमें क्या चेंजेस आएंगी। जी, यहाँ पर देखें सेम ग्राफ है लेकिन अब हम इसे नॉन लीनियर कंसिडर कर रहे हैं, और लेट्स से आपने जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल है जिसे हमने मेजर किया था ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 7, 1 इज़ नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड और 7 इज़ वेरी सेटिस्फाइड। हमने कस्टमर्स का जो डेटा है वो कलेक्ट किया फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन और उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 5 आई। 7 को अगर आप वेरी सेटिस्फाइड कह रहे हैं तो 5 को आप सेटिस्फाइड कह सकते हैं, यानी आपके जो एवरेज कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं। अच्छा, अब इसमें जो कर्व का बिहेवियर है वो हम समझना चाह रहे हैं कि
कस्टमर सेटिस्फेक्शन में एक यूनिट का इजाफा हो और एक यूनिट की कमी हो तो उसकी वजह से जो परचेज रेट है उसमें कितना इजाफा या कमी होगी। तो आप देखेंगे अगर मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल को एक यूनिट इंक्रीज़ करूं और 5 से 6 पे चला जाऊं तो जो वर्टिकल एक्सिस हैं जिस पे आप परचेज रेट को मेजर कर रहे हैं उसमें इंक्रीज 1.1 यूनिट का आया, यानी इक्वल नहीं है। एक्स एक्सिस पे जो इंक्रीज हुआ था वो 1 यूनिट था, जबकि वाई एक्सिस पे जो इंक्रीज हुआ है वो 1.1 यूनिट का है। इसी तरह से अगर आप मौजूदा जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल है यानी 5 उससे एक यूनिट पीछे आ जाएं यानी 4 पे आ जाएं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल कम हुआ है, तो दूसरी साइड पे जो परचेज रेट है उसमें भी कमी आ जाएगी वर्टिकल एक्सिस पे, और वो जो डिक्रीज़ है वो आप देख सकते हैं कि 0.6 है, यानी 1 यूनिट आपने एक्स एक्सिस पे कम किया था तो वाई एक्सिस पे 0.6 यूनिट की जो है वो डिक्रीज़ हुआ है ये। तो ये जो बिहेवियर है वो नॉन लीनियर होने की वजह से। अब मज़ीद इसकी एक डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जी सेम ग्राफ और सेम डिटेल्स हैं। अब चूँकि हमने बात की थी कि कस्टमर्स का जो डेटा है वो हमें बता रहा है कि उनकी जो एवरेज वैल्यू ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो 5 है, और 5 को अगर हम इंटरप्रेट करें तो 7 अगर वेरी सेटिस्फाइड है तो 5 को हम सेटिस्फाइड कह सकते हैं। अच्छा, अब इस ग्राफ के हॉरिजेंटल अगर आप एक्सिस पे देखें तो दो हिस्से बनते हैं, एक वो जो सेटिस्फेक्शन पॉइंट से आगे है यानी उसके बाद है, और दूसरा वो जो सेटिस्फेक्शन पॉइंट से पीछे है। यानी आप देखें कि ये जो 1, 2, 3 एंड 4 ये 5 से पहले वाले पॉइंट्स हैं और 6 एंड 7 ये 5 से आगे वाले पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें तो पहले मैं 5 से पहले वाले पॉइंट्स यानी जो जोन है उसकी बात कर रहा हूँ। कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाज एट लेवल 3 और 3 से आपने उसको इम्प्रूव करके 4 कर लिया है, तो इसका मतलब है कि जो रिपीट परचेज़ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और वो इम्प्रूवमेंट हुई है। उसकी जो उसका मैग्नीट्यूड है वो 0.4 है, यानी आपने इम्प्रूवमेंट जो एक्स एक्सिस पे की वो तो 1 यूनिट की थी, लेकिन वाई एक्सिस पे जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो सिर्फ 0.4 यूनिट्स की हुई है। दूसरी साइड पे अगर आप 5 से आगे चले जाएं, लेट से हम 6 पे जाते हैं और 6 से हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल को सिर्फ 0.5 यूनिट इम्प्रूव करते हैं, यानी थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं, तो दूसरी साइड पे देखें तो जो इम्प्रूवमेंट है वो वर्टिकल एक्सिस पे जो रिपीट परचेज रेट है 1.1 यूनिट, यानी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है सिर्फ थोड़ा सा कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाने से। जो परचेज रेट है वो बहुत बड़ा है। ये चीज़ हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो इम्प्लीकेशन दे रही है कि अगर कस्टमर्स सेटिस्फाइड हों पहले से, तो उस सेटिस्फेक्शन लेवल के बाद हम जितना उनका सेटिस्फेक्शन लेवल मज़ीद बढ़ाएंगे उसकी वजह से परचेज रेट बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ करेगा। आप देखें ना, 0.5 सिर्फ हमने इंक्रीज़ किया है लेकिन परचेज रेट जो है वो 1.1 यूनिट जो है वो बढ़ गया। और अगर कस्टमर्स अभी सेटिस्फेक्शन लेवल पे नहीं पहुंचे, वो डिससेटिस्फेक्शन के ज़्यादा करीब हैं, तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी करेंगे तो जो परचेज रेट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो ये हमें समझने में मदद देगी कि कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको हायर साइड पे रखना किस कदर इम्पॉर्टेंट है।